बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ क्या है? Interstitial lung disease, it is a group of disorder which is characterized by the involvement of the lung parenchyma, जिसमें क्या हो, लंग का पेरेंकाइमा इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, लंग का पेरेंकाइमा इन्वॉल्व होगा। तो किस तरह इन्वॉल्व होगा? इन डिफ्यूज मैनर by the chronic progressive inflammation leading to eventually lung fibrosis. Interstitial lung disease एक ऐसी डिजीज़ है जो लंग के पेरेंकाइमा को इफ़ेक्ट करती है और जिस इन्फ्लेमेशन की वजह से और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? लंग फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर हमें FEV1 शो मोर देन 80% मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी एटियोलॉजी के ऊपर या इसके काजेज़ के ऊपर। तो इसकी एटियोलॉजी को अगर हम देखें तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, को कहते हैं अननोन, सिस्टेमिक एंड नाउन काजेस। अब ये जो अननोन काजेस है उसको कहते हैं आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये इसका क्लिनिकल नेम है और इसका मार्पोलॉजिकल नेम जो है वो है क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिक एल्वेलाइटिस। ये दोनों एक ही डिजीज़ है, यानी लंग फाइब्रोसिस होती है मगर आइडियोपैथिक होती है, उसका कोई काज मालूम नहीं होता। अब आते हैं इसके नाउन काजेज़ की तरफ। अगर नाउन काजेज़ में आप देखें तो इसमें सबसे पहले है इन्फेक्शन कैन लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब ये इन्फेक्शन कौन सी हो सकती है? TB हो सकती है और फंगल हो सकती है, और फंगल के अंदर कौन सी होती है? अब पा हो सकती है, एस्बेस्टोसिस हो सकती है। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हो सकती है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के अंदर कौन सी? न्यूमोकोनियोसिस, कोल वर्कर। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। अब ऐसे ड्रग्स भी है जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ काज कर सकती है, जैसे मीथोट्रेक्सेट जो है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है और इसको हम इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो मेन काज है, वो मेन साइड इफ़ेक्ट है, वो क्या है? इट कैन लीड टू ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और दूसरा है CLD, क्रॉनिक लीवर डिजीज़। तो ये मेथोट्रेक्सेट के 2 मेजर साइड इफ़ेक्ट है। अब ब्ल्यूमाइसिन जो है ये ऑलरेडी एक फाइब्रोजिंग एजेंट है। इट कैन लीड टू फाइब्रोसिस, आइडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस विच कैन लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, बस फ्लोफान सल्फासिलाजीन एक सल्फर ड्रग है, ये भी खास कर सकती है। और एमेडारोन, किंग ऑफ एंटी एथमेट्रिक ड्रग जिसको कहते हैं, इसकी 2 ही मेजर साइड इफ़ेक्ट है। एक इसका है थायराइड डिसफंक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आयोडीन है। इसके अंदर आयोडीन है। इट कैन लीड टू हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, दोनों काज कर सकते हैं, और आल्सो कास्ट इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो इसको देने से पहले हमें पेशेंट को 2 चीज़ें करवानी होती है, एक TFT और दूसरी चेस्ट एक्सरे, ताकि चेस्ट एक्सरे से मालूम हो जाए कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ तो नहीं, और TFT से मालूम हो जाए कि ऑलरेडी कोई थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं चल रहा। अब चौथी नंबर पर आता है एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस। एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस कैन लीड टू इंटरस्टिशियल डिजीज़ और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कैन आल्सो लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, क्योंकि एसोफेगस से चीज़ें कहाँ पर आती हैं? ट्रेकिया से लंग्स में आती हैं। तो ये जर्ट कैन लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। अब जनाब आते हैं इसकी सिस्टेमिक काजेज़ के ऊपर। इसकी जो सिस्टेमिक काजेज़ है, आप ये याद रखिए कि ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून काजेज़ है। दीज आर ऑटो इम्यून। ठीक है, ये ऑटो इम्यून के, और ऑटो इम्यून में सबसे पहले जो है वो क्या है? सार्कोइडोसिस।
सार्काडोसिस विल लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। दूसरी भी ऐसी हो सकती है जो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस और स्क्लेरोडर्मा। ये तमाम ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ काज कर सकती है, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा है 90% जो ये काज करती है वो क्या है, वो है सार्काडोसिस। तो सार्काडोसिस को अब हम पढ़ेंगे बिकॉज 90% काज इसका क्या है, ये ILD का काज है। अब आते हैं जनाब, आप इधर एक और बात आप याद रख लें कि हमारी बॉडी के अंदर 4 ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहे हैं, और जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, दे आर ऑल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, अब इधर आप देख ले, ये जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, दे आर ऑल एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये तमाम की क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और अगर टाइप 4 को देख ले तो दे आर सेल मीडिएटेड। अब इसको किस तरह समझते हैं अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं जी सार्काडोसिस। सार्काडोसिस कैन लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब सार्काडोसिस क्या है, अब सार्काडोसिस पे आप अगर देखें तो सार्काडोसिस इज़ एन इम्यून मीडिएटेड सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, प्राइमरीली इट विल इन्वॉल्व लंग, मोर देन 90% लंग को इन्वॉल्व करती है, और किस करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा क्या करती है, बनाती है। अब कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा और नॉन कैजिएटिंग को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप सार्काडोसिस के डेफिनेशन को इस तरह आप याद कर सकते हैं कि ये एक इम्यून मीडिएटेड सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जो लंग्स को इन्वॉल्व करती है और नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनाती है। अब इसका जो इटियोलॉजी है वो आपको पता है कि दे आर ऑटो इम्यून। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और इसका एसोसिएशन कौन सी जीन्स के साथ है, HLA-DRB1, HLA-DQ-B1। अब ये किसके ऊपर है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर है या मैक्रोफेज के ऊपर है। इससे पहले हमने एस्थमा पढ़ा था, एस्थमा हमने पढ़ा था कि उसमें HLA-DR1 जीन है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, HLA-DRB1, HLA-DQ-B1। ये एंटीजन्स हमें मिल जाएंगे किस चीज़ के ऊपर, मैक्रोफेज के ऊपर हमें मिल जाएंगे। अब जनाब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर। ठीक है जी, अब आते हैं इसको पैथोजेनेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व है, टाइप 4। और टाइप 4 के बारे में हमने पढ़ा कि दे आर सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, आप सबसे पहले इसको देख ले। जब भी कोई अननोन एंटीजन आता है तो क्या करता है, जब भी एक्सपोजर होता है तो CD4 सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और साथ में T सेल भी एक्टिवेट होते हैं। तो ये T सेल क्या करते हैं, ये T हेल्पर सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब भी T हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है तो इंटरफेरोन गामा और इंटरल्यूकिन इसका लेवल बढ़ता है। जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन बड़ा है, ये इंटरल्यूकिन आता है और मैक्रोफेजेस को बढ़ाता है। जबकि मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या है, HLA-DQ-DR एंटीजन है, इसको पर आता है, और ये फिर क्या करता है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा है ये किस तरह बनता है, अब ये इस तरह बनता है। अब आप देखें कि ग्रेनुलोमा किस तरह बनता है। अब ये नेक्रोसिस है, बॉडी के अंदर नेक्रोसिस हो गई। अब नेक्रोसिस के ऊपर क्या होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको घेर लेते हैं। अब उसके अंदर क्या होते हैं, लेंगरहांस ऑफ मैक्रोफेजेस भी आते हैं, और सबसे आखिर में कौन दे, फाइब्रोब्लास्ट की कवर बनाते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास एग्जाम्पल आपका एक क्या है, आपका एक दुश्मन है, वो दुश्मन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कोई भी हो सकता है। अब आपने इसको क्या कहना है, आपने इसको किल करना है। ठीक है, ख़त्म करना है, लेकिन आप इसको किल नहीं कर सकते, आप इसको किल करने से बेजार है, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कैद कर सकते हैं। आप कैद करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, लिम्फोसाइट आएगी। ठीक है, लिम्फोसाइट आएगी, लिम्फोसाइट के ऊपर फिर क्या आएंगी, फिर दूसरे
फुलीस आएंगी जिसको हम कहेंगे मैक्रोफेजेस, और उसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनेंगे, और इस जो और चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे ना कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। ठीक है। अब ग्रेनुलोमा क्या चीज़ है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन जो है ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है जो इस चीज़ को उम्र भर के लिए क़ैद करती है, मगर इसके साथ नुकसान यही है कि इट विल डिस्ट्रॉय द नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ लंग्स। जो लंग्स का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है वो भी इससे क्या होता है, तबाह होता है। अब जनाब आप देखें इधर कि 2 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा हमारे साथ मौजूद है। ठीक है जी। अब एक को कहते हैं कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, दूसरे को कहते हैं नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। अब कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो है इसके अंदर भी नेक्रोसिस होती है, मगर कैसी होती है, सॉफ्ट चीज़ी नेक्रोसिस होती है। इसके अंदर सॉफ्ट चीज़ी नेक्रोसिस नहीं होती नॉन कैजिएटिंग के अंदर। कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा की जो काजेस है वो है इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन कैन लीड टू कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। अब सार्काइडोसिस का जो क्लोज कंपिटिटर है वो क्या है, वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी के अंदर क्या होता है, टीबी के अंदर कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के अंदर भी होता है। सेपेलस, ट्रेपोनिमा, पैलिडियम, फंगस, क्रिप्टोकोकस और पैरासाइट, हिस्टोजोमा, इन तमाम कंडीशंस के अंदर कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ट्यूबरकुलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और सेपेलस, इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। अब नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा जो होता है ये नॉन इन्फेक्शियस की तरफ है, यानी ये ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर होता है, जैसे सार्काइडोसिस, क्रोहन डिजीज़, हार्जिकन लिम्फोमा, डिक्वेंस थायराइडाइटिस, इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। अब इनके अलावा और भी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा मौजूद है, जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ग्रेनुलोमेटस, जाइंट सेल आर्थराइटिस जिसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं, ताकायासु आर्थराइटिस, या ऑटोइम्यून नहीं है लेकिन इट कैन आल्सो काज नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। हिस्टोसाइटोसिस, हिस्टोसाइटोसिस क्या चीज़ है, इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर है, और जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्या करती है, इन्वर्ट की किस चीज़ से, स्किन के मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को आकर इन्वेट करते हैं। फिर है सिलिकोसिस, और आखिर में है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस। इट कैन लीड टू नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। तो नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा ये एक नॉन इन्फेक्शियस है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे सार्काइडोसिस, क्रोन डिजीज, डिक्वेनोथायरोडाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वैगिनल ग्रेनुलोमेटिस, जाइंट सेल आर्थराइटिस, ताकायासु आर्थराइटिस, हिस्टोसाइटोसिस, एक्सिलिकोसिस और एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस। ठीक है। तो अब जनाब आते हैं सार्काइडोसिस के क्लिनिकल फीचर के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप साहिबान देख लें तो ये हमें यंग एज में मिल जाते हैं, जैसे 20 to 40 ईयर्स में मिल जाएगी। अब फीमेल्स में इसका रेशो 3:1 है, और ये एफ्रा कार्बन अब ब्लैक यानी ब्लैक फीफल्स में यानी ब्लैक फीमेल के अंदर ये हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। अब आती है इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 3 तरीक़ों से है, 3 वेज के अंदर है। एक है एक्यूट सार्काइडोसिस, दूसरा है क्रॉनिक सार्काइडोसिस, और तीसरा भी है क्रॉनिक सार्काइडोसिस। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, एक्यूट सार्काइडोसिस, क्रॉनिक सार्काइडोसिस और क्रॉनिक सार्काइडोसिस। अब ये एक्यूट सार्काइडोसिस 20% है, क्रॉनिक सार्काइडोसिस भी 20% है, और ये है 60%। अब ये जो क्रॉनिक सार्काइडोसिस है दे आर एसिम्प्टोमेटिक, एक है एसिम्प्टोमेटिक और दूसरा है सिम्प्टोमेटिक। ठीक है। तो इसकी 3 प्रेजेंटेशंस है, एक है एक्यूट सार्काइडोसिस जो 20% है, दूसरा है क्रॉनिक सार्काइडोसिस जो 20% है वो है एसिम्प्टोमेटिक, और तीसरा है क्रॉनिक सार्काइडोसिस जो 60% है और दे आर सिम्प्टोमेटिक। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले आते हैं एक्यूट सार्काइडोसिस। एक्यूट सार्काइडोसिस का दूसरा नाम है लोफग्रेन सिंड्रोम। लोफग्रेन सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, मोर देन 101 फ़ारेनहाइट। दूसरा इसके साथ होता है एरिथीमा नोडोसम। एरिथीमा नोडोसम के अंदर रेड
पेनफुल नोड्यूल्स ऑन स्किन, और स्किन के मोस्टली कौन सी जगह पर, लेग्स के ऊपर होता है। और इसके साथ हमें आर्थराइटिस मिल जाती है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स मिल जाता है, और चेस्ट एक्सरे के ऊपर बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिल जाती है। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी इज़ द हॉलमार्क ऑफ सार्काइडोसिस। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि सवाल जो आता है, क्वेश्चन जो आता है, वो हमेशा हॉलमार्क के ऊपर ही आता है। तो चेस्ट के ऊपर सिमेट्रिकल बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी इज़ द हॉलमार्क ऑफ सार्काइडोसिस। अब एक्यूट सार्काइडोसिस को हम क्या कहते हैं, लोफग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। अब लोफग्रेन सिंड्रोम को आपने लोफलर सिंड्रोम के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है। लोफलर सिंड्रोम अलग चीज़ है और लोफग्रेन सिंड्रोम अलग चीज़ है। अब लोफलर सिंड्रोम के अगर आप देखें तो वो क्या है, एजिनोफिलिक पैरासाइटिक निमोनिया। ये पैरासाइटिक निमोनिया है जो मोस्टली किस चीज़ से काज होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड से काज होती है। अब आते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर, केस के ऊपर आते हैं कि 21-year-old फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद अ सडन ऑनसेट इंक्रीज हाई ग्रेड फीवर या हाई ग्रेड फीवर, पेनफुल स्वेलिंग, रेड हार्ट, टेंडर नी जॉइंट, ठीक है, अर्थराइटिस की बात हो गई, एंड पेनफुल रेड नोड्यूल्स on interior surface of the leg, and chest x-ray show bilateral hilar lymphadenopathy. The patient is most likely suffering from acute sarcoidosis, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंग्स को जब ब्लड वेजल दाखिल होती है तो इसको कहते हैं हाइलम। इसी हाइलम की एक साइड और दूसरे साइड पर लिम्फ नोड्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो यही लिम्फ नोड्स जब इनलार्ज हो जाए इसकी लिम्फेडेनोपैथी होती है, इसको कहते हैं हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस साइड पर और इस साइड पर, दोनों साइड पर बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी आपको चेस्ट एक्सरे में नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है सेल्फ लिमिटिंग, ये ख़ुद बहुत ठीक हो जाती है। 2 to 3 मंथ्स इसका डायग्नोज क्लिनिकल होता है और बेड रेस्ट से ठीक हो जाती है, और एनसेड्स हम इसको देते हैं, ठीक है, फॉर पेन रिलीफ, ठीक है। तो जनाब ये हुई एक्यूट सार्काइडोसिस। अब आते हैं क्रॉनिक सार्काइडोसिस की तरफ, ठीक है। क्रॉनिक सार्काइडोसिस को में जाने से पहले आप ये केस देख लिया। 27-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद otherwise healthy is found to have bilateral hilar lymphadenopathy on routine chest x-ray, ठीक है। एक फ़ीमेल है वो ऑलरेडी पहले ठीक ठाक है, मगर अब वो फॉर एग्जांपल वो सऊदी अरब जा रही है और उसको मेडिकल में उसने किया बाइलेटरल हाइलर निकल आई अब चेस्ट एक्सरे के ऊपर। तो अब हम इसको कहते हैं क्रॉनिक सार्काइडोसिस, जो 20% वाक़ होता है, बट दे आर एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन उसके चेस्ट की एक्सरे में रूटीनली क्या नज़र आता है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। अब क्रॉनिक सार्काइडोसिस जो 60% वाक़ होता है, दे आर सिम्प्टोमेटिक, ठीक है। अब इस क्रॉनिक सार्काइडोसिस जो 60% वाक़ होता है, इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स को डिस्कस करते हैं। इसकी जो क्लिनिकल फ़ीचर्स है, हमने पहले कहा था कि सार्काइडोसिस विल 90% इन्वॉल्व आवर लंग। तो 90% ये लंग के साइन सिम्टम्स ही देंगे, जिसमें क्या है, लो ग्रेड फीवर। एक्यूट के साथ हमने क्या कहा था, हाई ग्रेड फीवर, यहाँ पर मेलेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, डिस्निया एंड चेस्ट पेन, ये हमें क्रॉनिक सार्काइडोसिस के अंदर मिल जाती है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी है, जो क्या है 10% है या लेस देन 10% है, ठीक है। मगर इधर पढ़ते हैं। अब स्किन में क्या करेगा, क्लबिंग, एरोथीमा नोडोजम, मैकुलर पेपुलर रैश और पर्नो मिल जाता है। ये पर्नो क्या है, पर्नो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आप नोज़ में और नोज़ की एक साइड दूसरी साइड की जो स्किन है इस पर रैशेस नज़र आते हैं, तो इसको कहते हैं पर्नो। NALE के अंदर, NRE के अंदर यहाँ पर तो पिक्चर्स नहीं आती, मगर USMLE और प्लेब इन जगहों पर पिक्चर्स आती हैं। तो आपने हर चीज़ को, इसलिए मैं हर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ECG हो गए, चेस्ट एक्सरे हो गए, ये साइन सिम्टम्स हो गए, इसलिए इसके पिक्चर्स में इसलिए यहाँ पर डालता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए।
तो पर्नो को अगर आप देखें तो दिस इज़ पर्नो, ठीक है। अब आइस के ऊपर आते हैं तो आइस के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, सार्काइड बेटोपैथी मिलेगी, यूवाइटिस मिलेगा और शोगरन सिंड्रोम होगा। शोगरन सिंड्रोम को अगर आप साहिबान देख लें तो ये शोगरन सिंड्रोम है। शोगरन सिंड्रोम के अंदर क्या मिल जाता है, पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट मिल जाएगी और एसोसिएटेड विच HLA-DR3 और HLA-DR3 हमने उधर भी पढ़ा था कि DR3 जो है सर्काटोसिस के साथ होता है, तो इसलिए इसके साथ इसकी कम्बिनेशन बन जाती है। इसके अंदर वास्कुलाइटिस मिलेगी आपको, रूमाटाइड अर्थराइटिस मिलेगी। अर्थराइटिस एक्यूट सर्काटोसिस के अंदर भी होता है। जो इसको बड़ी अच्छी बना देता है वो क्या है, वो ड्राई आइज है, ठीक है, और ड्राई माउथ है। तो ये चीज़ें आपको शोगरन सिंड्रोम और डेंटल क्राइसिस है। NTSS और NTSBD इसके अंदर पॉजिटिव होती है। इसके अंदर ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ड्राई लंग्स आपको मिलेगी। शोगरन सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मैक्लोज सिंड्रोम होगा। हार्ट के अंदर पीरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और इवन हार्ट ब्लॉक आपको मिल सकता है। नर्व सिस्टम के अंदर न्यूरोपैथी, क्रेनियल या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। लिम्फाइड के अंदर लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली। जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस और एंडोक्राइन के अंदर डायबिटीज इंसिपिडिस मिल जाती है। तो ये क्रॉनिक सार्काइडोसिस की जो 10% काजेस है, जो 10% एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, ये आपने देख लिया। अब जनाब आते हैं क्रॉनिक सार्काइडोसिस के ऊपर एक खूबसूरत से केस को देखते हैं। केस भाई कुछ इस तरह है कि 33 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विथ लो ग्रेड फीवर। अब हाई ग्रेड फीवर की अगर बात करें तो हाई ग्रेड फीवर आर एसोसिएटेड विथ एक्यूट। अब लो ग्रेड फीवर की बात आई तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक की तरफ जा रहा है। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ। एग्जाम रिवील्स क्लैबिंग, एरिथीमा नोडोजम, रेड आइज, राइट साइड बेल पासी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ठीक है जी। हेपाटोस्प्लिनोमेगेली, लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है। with heart block on ECG the patient is most likely क्वेश्चन चीख के पुकार रहा है कि मैं क्या हूँ, क्रॉनिक सार्काइडोसिस हो, ठीक है जी। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ क्या, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हमें क्या बताएगी, स्टेजिंग बताएगी। अब जनाब आते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर। चेस्ट एक्सरे को अगर आप देख लें तो चेस्ट एक्सरे हमें क्या बताएगी, हमें बताएगी स्टेजिंग के बारे में। अब जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होगी मगर एलोन। इधर आप देख सकते हैं कि बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है मगर एलोन है। अब 2 के अंदर क्या होगा, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होगा बट पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। यहाँ पर आप देख कर सकते हैं कि यहाँ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी मौजूद है और हाइलर लिम्फेडेनोपैथी भी मौजूद है। अब स्टेज 3 के ऊपर क्या मिलेगा, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेगी। कोई हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नहीं होगी मगर पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको मिलेंगे। और स्टेज 4 में आप देख सकते हैं कि आपको ये लंग फाइब्रोसिस मिल सकती है, ठीक है। तो अब ये जो स्टेज 1 है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ये एक्सरेस को, तो आप साहिबान देख सकते हैं कि स्टेज 1 के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होगी। स्टेज 2 में बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी के साथ साथ ये जो आपको वाइट कलर्स और रेज नजर आते हैं ये है इन्फिल्ट्रेट्स। और स्टेज 3 में सिर्फ इन्फिल्ट्रेट आपको नज़र आएगी और 4th में आपको लंग फाइब्रोसिस नज़र आएगी। तो दीज आर द चेस्ट एक्सरे स्टेजिंग विच वी आर डन फॉर सार्काइडोसिस, ठीक है जी। अब आते हैं बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथीज के मुख्तलिफ क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे है वो है, फॉर एग्जाम्पल सार्काइडोसिस के अंदर भी होता है,
टीबी के अंदर भी होता है, मेलिग्नेंसी के अंदर भी होता है, सिलिकोसिस के अंदर भी होता है, और ये पहले जो हमने पढ़ा ना किसके अंदर भी होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर वो होता है, और हिस्टोसाइटोसिस एक्स के अंदर भी होता है। अब इसका जो सबसे क्लोज कंपिटिटर है, पहले भी मैंने बताया, वो है टीबी। अब ये बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, टीबी के साथ हम इसको कैसे डिफरेंशियल करेंगे? तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो क्या है कि सार्काइडोसिस के अंदर जो है वो सिमेट्रिकल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी में आपको मिल जाती है। जैसे आप अगर इस एक्सरे में देख लें तो इसके अंदर जो हाइलर लिम्फ नोड है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है और ये भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है। दोनों एक जैसे है और बराबर है। इसको कहते हैं हम बायलेटरल सिमेट्रिकल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। और अगर आप इस एक्सरे में देख ले तो यहाँ पर इस जगह पर है और यहाँ इस जगह पर, तो दे आर एसिमेट्रिकल। और ये जो एसिमेट्रिकल है दे आर इन टीबी आर इन मेलिग्नेंसी में आपको मिल जाती है। अब इसके साथ जो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है, फर्स्ट तो चेस्ट एक्सरे हुई, उसकी इंटरप्रिटेशन सब चीज़ें आपने यहाँ पर सीख ली। अब आते हैं एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है, इसमें हम सीबीसी करेंगे। सीबीसी में हम क्या करेंगे, लिम्फोसाइटोसिस करें हम मेजर, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर टी, क्योंकि पहले क्या आती है इसके ऊपर ना, लिम्फोसाइट आती है नेक्रोसिस के ऊपर। हमने नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा के अंदर पढ़ा। इसके अंदर क्या होगी, हेमोग्लोबिन हमें कम मिलेगा और TNF अल्फ़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वेट लॉस भी होगी और क्लबिंग भी हमें मिल जाएगी। अब आते हैं ESR और CRP के ऊपर। इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। अब ESR को समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। अब ESR को आप इस चीज़ को अभी याद करें और ज़िंदगी भर इसको इस्तेमाल करें कि हो द ESR विल इंक्रीज। ESR किस तरह बढ़ता है, ESR कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये टेस्ट किस तरह होता है, सबसे पहले पेशेंट से ब्लड लेते हैं और इसको एक ट्यूब में डालते हैं, और एक ट्यूब में जब इस ब्लड को डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये ब्लड है, ठीक है। अब इसको एक स्टैंड में खड़ा करते हैं फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए इसको स्टैंड में खड़ा करते हैं। 1 आवर बाद देखते हैं कि ये जो ट्यूब है इसमें जो ब्लड है वो बैठ जाती, जो RBC है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अब इसकी रीडिंग को लेते हैं। पहले अगर इस जगह पर थी तो अब इतनी आ गई है कि, तो 1 आवर बाद इसको देखते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट है उसका जो सेडिमेंटेशन है वो रेट कितना है, ठीक है। नॉर्मल तकरीबन आई थिंक 20 तक है। तो ये जितनी ज़्यादा बैठती है तो इसको हम कहते हैं कि द ESR विल इंक्रीज, ठीक है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट विल इंक्रीज। अब ये किस तरह होता है, ये इस तरह होता है ESR विल इंक्रीज जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही हो। दैट इन्फ्लेमेशन विल रिलीज साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड TNF अल्फा, ठीक है। तो इन सब के दरमियान जो इंटरल्यूकिन 6 है, ये इंटरल्यूकिन क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है हमारे लीवर को, ठीक है। लीवर के अंदर क्या होता है, एक्यूट फेज रिएक्शन स्टार्ट होता है। एक्यूट फेज रिएक्शन के अंदर लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, फाइब्रोनोजन प्रोड्यूस करता है। यही फाइब्रोनोजन क्या करता है, RBC से रोलेक्स फॉर्मेशन करती है, जैसे आप किस पिक्चर में देख रहे हो कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। और यही रोलेक्स फॉर्मेशन क्या करती है, विच सेडिमेंट RBC इन ट्यूब एंड द ESR विल इंक्रीज। तो इसी मैकेनिज्म के अंदर एक इन्फ्लेमेशन के अंदर ESR बढ़ती है, ठीक है। तो CRP और ESR बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, सीरम कैल्शियम बढ़ता है, क्योंकि सीरम कैल्शियम किस तरह बढ़ता है कि सार्कॉइड टिश्यू जो है ये विटामिन D को एक्टिवेट करती है, और विटामिन D जब बढ़ेगी तो साथ में सीरम कैल्शियम भी बढ़ेगी। और सीरम कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर 2 ही ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनमें जो सबसे पहले है वो क्या है, उनमें जो सबसे पहले है वो है कैल्शियम,
और अगर इसके साथ देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है वो सोडियम। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और दूसरा क्या है, दूसरा है सोडियम, ये दो ही ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ चल करती है। जब भी सोडियम बढ़ेगा या कम होगा, जब भी कैल्शियम बढ़ेगा या कम होगा, दैट विल लीड टू न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स। बाद फिर इसके साथ क्या होगा, फिर में इसमें ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो क्या है, वो ज़्यादा होंगे। उसकी ज़्यादा होने की मुख्तलिफ वजह है, बिकॉज द ACE आर प्रेजेंट ऑन लंग वास्कुलेचर, और लंग वास्कुलेचर को सार्कोइडोसिस इफेक्ट करती है, इस वजह से ज़्यादा होगी। ये 50 to 90% पेशेंट्स में हमें ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन ये हमें क्या बताती है, नॉन स्पेसिफिक, ये सार्कोइडोसिस के लिए नॉन स्पेसिफिक है। बट ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज़ फॉर मॉनिटरिंग डिजीज़ एक्टिविटी, और ये डिजीज़ की एक्टिविटी हमें बताता है। जितना ये ज़्यादा होगा इट मीन्स ये डिजीज़ क्या है, ये एक्टिव है। अभी कम होगा तो हम कहेंगे कि सार्कोइडोसिस नो आर इनएक्टिव। ठीक है, अब भाई आते हैं PFT के ऊपर। इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा। ठीक है, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स, जिसमें FEV1 FVC रेशो हमें लेस देन 80 मिलेगी, उसे हमें कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ आपको पता है, हमने पढ़े हैं, जैसे एस्थमा, जैसे COPD, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर अब ये जो हम पढ़े हैं ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, तो इसके अंदर FEV1 रेशो इज़ मोर देन 80% होगा, और इसके अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी है और पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, ये दोनों क्या होगी, कम होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न्स। अब जनाब आते हैं मॉन्टाक्स टेस्ट के ऊपर। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, मॉन्टाक्स करते हैं, इसमें हम ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं डर्मस में। तो इसमें 1 of 3 केसेस में ये एक पल्स रिपोर्ट भी हमें देती है। और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर TB, ये TB के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हमने पहले कहा था कि सार्कोइडोसिस द क्लोज कंपिटिटर ऑफ TB, तो इसके साथ हम TB को भी मालूम करेंगे। और TB क्या होगा, TB के लिए जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं मॉन्टाक्स, और ट्यूबरकुलिन प्रोटीन हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं, इसी एरिया को हम हाईलाइट करते हैं किसी मार्कर से, और 72 आवर्स बाद पेशेंट को कहते हैं कि आओ, फिर हम इस जगह को देखते हैं। अगर इसमें रेडनेस हो गई है, कोई नोडुल हो गई, कोई रैश हो गई है, तो फिर हम TB के लिए कुछ और इन्वेस्टिगेशन फिर भी बाद में करते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, TB के लिए मॉन्टाक्स टेस्ट है। एक और टेस्ट है जिसको क्वेम टेस्ट कहते हैं। क्वेम टेस्ट ये जो है ये अब अब्सोल्यूट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब ये नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता है कि ये सार्कॉइड टिश्यू को हम बॉडी में, स्किन में इंजेक्ट करते थे, और जिससे क्या होता है, और जिससे ट्रांसमिशन ऑफ सार्कोइडोसिस हो जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ सार्कोइडोसिस हो चुकी है, स्किन के अंदर होती। तो अब ये टेस्ट नहीं होती, लेकिन पुरानी किताबों में ये चीज़ें आपको मिलेगी, और एग्ज़ाम के लिए आपको याद करना ज़रूरी है। अब आते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ट्रांस ब्रेकियल बायोप्सी है, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी वाया ब्रोंकोस्कोपी विच विल लीड टू नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पर कौन सी है, ट्रांस ब्रोकियल बायोप्सी है। ठीक है, इसमें कि ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड देते हैं। कितने टाइम के लिए, 2 to 3 मंथ्स के लिए देते हैं। स्टेरॉइड हम किन पेशेंट्स में देते हैं, उन पेशेंट में देते हैं जिसमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन हो, सार्कॉइड आर्पिडोपैथी हो, CVS CNS इन्वॉल्वमेंट हो, और कैल्शियम बढ़ता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें कि डू नॉट गिव स्टेरॉइड फॉर बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी एलोन। जब भी फॉर एग्जांपल अगर क्रोनिक सार्कोइडोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है, कोई और डिजीज़ नहीं है, तो आपने स्टेरॉइड नहीं देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी प्रोग्नोसिस के ऊपर। इसकी प्रोग्नोसिस अगर देख ले तो 60% दे आर सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है,
20% रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड और 20% प्रोड्यूस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, अब एक्जिम की पल्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिल जाएगी, नॉन कैजियाटिक ग्रेनुलोमा होगा, एरिथीमा नोडोजम होगा, इंक्रीज कैल्शियम और इजार होगा, इंक्रीज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होगा और ये यंग एज में होगा और ब्लैक में होगा। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है वो है बायोप्सी।